अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस, आप इसको एंटाई ट्रैफिकिंग डे इन पर्सन के नाम से जानते हैं, या फिर बुनियादी तौर पर लोग अक्सर ये कहते हैं कि गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोग एक जगह से दूसरे पे पहुंच गए। लेकिन ये सतह का सबसे ऊपर का वो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है जिसके बारे में हम और आप जानते हैं। आप सोच नहीं सकते, आपकी कल्पना से परे है उन लोगों के साथ, उन मासूम बच्चों के साथ क्या होता है जो मानव तस्करी का शिकार होते हैं। और बात हमारे पड़ोस से शुरू हो सकती है, पड़ोसी देशों तक जा सकती है, और ना जाने दुनिया में कहां कहां इस वक्त लोग और बच्चे खासतौर से इसका शिकार हैं। इस साल का जो थीम रखा गया है वो भी यही है कि बच्चे पीछे ना रह जाएं इस युद्ध में। वो लोग जो इस युद्ध को लड़ रहे हैं, फ्रंट से लड़ रहे हैं, और कुछ एक सालों से नहीं, दशकों से लड़ रहे हैं। और बात यहाँ सिर्फ उनकी एक्सपर्टीज़ की नहीं है, बात उस इमोशनल कोशेंट की है जो उन्होंने छोड़ा नहीं। जिस भावनात्मक तरीके से वो बंद कर रहे हैं इस विषय के साथ और उन्होंने काम किया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और आज ऐसे ही शख्स इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं प्रख्यात बाल अधिकार कार्यकर्ता, अधिवक्ता भुवन रिभू जी। भुवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। वी आर सो हैप्पी कि आज आप यहाँ पर आए हैं, और आपसे बातचीत मुझे लगता है कि हर एक बात जो निकलेगी वो दूर तलक जाएगी। ये ऐसी चर्चा निश्चित तौर पर होने वाली है। आपको बता दें कि भुवन रिभू जी 2 दशक से ज़्यादा इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भुवन जी खुद एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इस लिहाज से जब आप लीगैलिटीज़ की बात करते हैं, कानूनी पेंचों की बात करते हैं, कहाँ क्या होना चाहिए और नहीं हो रहा है, और कौन रोड़े अटका रहा है, या फिर कहाँ पे रुकावटें ऐसी हैं जिन्हें बहुत आसानी से सुलझ जाना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा काम इस दिशा में और क्या हो रहा है, इस सब पर हम बात करेंगे भुवन रिभू से। भुवन जी, चर्चा को शुरू करते हैं। 2 दशक से ज़्यादा का वक्त आपका, आप अधिवक्ता भी हैं, लिहाजा कानूनी पहलुओं को आप बहुत बारीकी से समझते हैं, और आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने में तो कर ही रहे हैं, विदेशों के साथ भी तमाम मंचों पर हमने आपके काम को देखा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक आम आदमी के मन में ये आता है जब वो मानव तस्करी के बारे में सुनता है कि गैर कानूनी तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, जैसे अभी उन्होंने शाहरुख की डंकी फिल्म में देखा। मोटे तौर पे एक आदमी यही समझता है। मानव तस्करी का क्रूरतम चेहरा क्या है जो आप अपने इस पूरे अनुभव में देख चुके हैं? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये बदलाव चाहूँगा हमारी भाषा में। तस्करी है एक जगह से दूसरी जगह किसी को इलीगल तरीके से ले जाना, लेकिन ट्रैफिकिंग है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या उसी जगह पे रहते हुए किसी का शोषण करना। तो ट्रैफिकिंग के कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंत में शोषण हो वो ट्रैफिकिंग है, चाहे उसमें रिक्रूटमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसफ़र है, हार्बरिंग है, अपने पास रखना है, धोखाधड़ी है, चीटिंग है, फोर्स है, फ्रॉड है, कोअर्शन है, किसी की वनरेबिलिटी है, लेकिन उसका पर्पस जो है वो शोषण होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए। अब एक्सप्लॉयटेशन कौन सा? फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड लेबर, स्लेवरी, ऑर्गन ट्रेड या ज़बरदस्ती किसी के ऑर्गन निकाल लेना। और आज जो हम देख रहे हैं, जो इसका सबसे क्रूरतम चेहरा सामने आ रहा है, वो एक अदृश्य गुलामी जो हमारे और आपके घरों में, हमारे शहरों में आ गई है। बच्चियों की ट्रैफिकिंग हो रही है स्पास के नाम पे, मसाज पार्लर के नाम पे। बच्चियों की ट्रैफिकिंग हो रही है घरेलू बाल मजदूरी के नाम पे। और जो प्लेसमेंट एजेंसियां इस तरह की बच्चियों को लेके हमारे आपके घरों में ला रही हैं, उनमें से अधिकांश अनरजिस्टर्ड हैं। वो बच्चियों को बहला फुसला के धोखे से दिल्ली या बड़े महानगरों में, तमाम देश में महानगरों में ला रही हैं। उनका ब्लैकमेल हो रहा है, उनका रेप होता है, उसका वीडियो बनाया जाता है, और उसके बाद उन्हें ज़बरदस्ती रखा जाता है कि वो घर से निकल के भाग ना जाएं। अब कंट्रोल करने वाला आदमी प्लेसमेंट एजेंसी है, लेकिन जो हमारे घर के लोग हैं उनको नहीं पता बिल्कुल कि ये बच्ची जो 18, 19, 20 साल की, 21 साल की एक दूसरे को बता रही है अपने आप को, ये बच्ची दरअसल 16 की है, 15 की है, और ये बच्ची बलात्कार की शिकार है, ये बच्ची ट्रैफिकिंग की शिकार है।
तो ये अदृश्य गुलामी जो भारत में बहुत बड़ी संख्या में पिछले एक दशक में पनपी है, ये मुझे लगता है इसका क्रूरतम चेहरा है, क्योंकि ये हमारे बीच में है। और ये अभी इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, ये थोड़ा सा कानून की परिधि से भी अलग है। प्लेसमेंट एजेंसियों पे, स्पास पे, मसाज पार्लर पे लगाम नहीं लगाई जा रही। ट्रैफिकिंग जो कि शादी के नाम पे झांसा दे के हो रही है, अक्सर उसको ये बताया दिया जाता है कि ये तो बच्ची भाग गई। गरीब आदमी की बच्ची यदि गायब है तो अमूनतः ये जो है ये कह दिया जाता है बच्ची भाग गई है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तक कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, आज हम एक ऐसे केस से जूझ रहे हैं जहाँ एक 12 साल की बच्ची 40 दिन से लापता है और पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ये कह के कि ये बच्ची तो भाग गई। 12 साल की बच्ची भाग 12 साल की बच्ची भाग गई, बताइए क्या ये इस तरह की भाषा का प्रयोग संभव है? अगर वो गरीब आदमी की बच्ची नहीं होगी और किसी राजनेता की या किसी बड़े बिजनेसमैन की होगी, असंभव है। तो हम बच्चे की या उसके माता पिता की गरीबी से पैदा होने वाली विवशता को अपने आप में शोषण बना देते हैं। हमने उस गरीबी को एक अपराध बना दिया है और हम कह रहे हैं बच्ची भाग गई। वो भागी नहीं है, उसे किसी ने बहलाया है, फुसलाया है, भगाया है और शोषण की शिकार बनाया है। यही जो हमने 15 साल पहले निठारी में होते हुए देखा था, बिल्कुल, वो आज पूरे देश में व्याप्त है। और ऐसा नहीं है कि इस पे कार्रवाई नहीं हो रही, इस पे कार्रवाई भी बहुत तेज हो रही है, लेकिन ये हम सबको इस पे सजग रहने की ज़रूरत है कि हम अपने घरों में देखें कि जिसको हम रख रहे हैं वो एक रजिस्टर्ड प्लेसमेंट एजेंसी से आए। और इस तरह के स्पा, मसाज पार्लर जो कि महिलाओं के, बच्चों के यौन शोषण का सबसे बड़ा जरिया बन गए हैं, इस पे तुरंत लगाम कसी जाए। ये एक बहुत बड़ी आपने बात कही है भुवन जी, और मुझे निजी तौर पर ये लगता है जैसे कि अगर हमारी गाड़ी खड़ी है रेड लाइट पर, एक 5 साल का बच्चा आकर हमारा शीशा खटखटाता है, भीख मांगता है, या तो हम दे देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा कभी मुझे लगता है 99% लोगों के जहन में, हो सकता है 1-8% के आता भी हो, ये नहीं आता कि ये 5 साल का बच्चा, 6 साल का, 10 साल का बच्चा या बच्ची जो दिन भर यहाँ सड़क पर भीख मांग रहे हैं, क्या ये वाकई में भीख मांगना चाहते हैं? क्या वाकई में ये अपने परिवार के साथ यहाँ पर है, विस्थापित है, कौन है? इसकी तह तक जाने की हम लोग कोशिश ही नहीं करते। यानी कि हम अपने आसपास इस तरह की घटनाएं या फिर इस तरह के अपराध हर रोज़, हर सेकंड होते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम कभी उस तरफ, उस दिशा में जाने की सोचते ही नहीं है कि इसका ये भी पहलू है। और ये एक बड़ी वजह है कि ऐसी आपने एक प्लेसमेंट एजेंसीज का, ये तो एक ऑर्गेनाइज क्राइम सेक्टर हो गया, इसके अलावा इस दिशा में हम लोग सोचते ही नहीं। और शायद ये जो हमारा एक इनडिफरेंस है ज़्यादातर लोगों का, इसका फ़ायदा बहुत बड़े स्तर पर उठाया जा रहा है। बिल्कुल, पुलिस भी उसमें शामिल है या फिर वो तंत्र जो भी इसका हिस्सा है। इसमें हर वो व्यक्ति शामिल है जो कि अपनी चुप्पी से, अपनी इसके खिलाफ आवाज़ न उठाने से इस तंत्र को बढ़ावा दे रहा है। आपने लाल बत्ती की बात की, जो बच्चा सुबह लाल बत्ती पे भीख मांग रहा है, वो शाम होते होते कहीं टिश्यू पेपर बेच रहा है, कहीं पायरेटेड बुक्स बेच रहा है, कहीं कोई और ऐसा सामान बेच रहा है। वो सामान उसको कोई ना कोई लाके देता है। वो सामान आसमान से टपक के उसकी गोद में नहीं आया। तो जो व्यक्ति उसे सामान दे रहा है, वही व्यक्ति उससे रात को आके पैसे ले रहा है। तो ये, और गरीब आदमी को यदि वाकई भूख लगी है और उसको खाने की ज़रूरत है, तो भारत में हमारा समाज इतना सशक्त है कि हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारे में आप जाएंगे तो आपको कम से कम खाने को रोटी तो मिल ही जाएगी। तो ये तो है ही है। बहुत साल पहले एक ऐसा केस आया था आपके नोएडा में ही, कि एक घर में काम करने वाली महिला जो कि किसी बच्चे की देखभाल करती थी, और जिसका बच्चा था, वो महिला भी एक संभ्रांत परिवार से थी और किसी बड़ी कंपनी में कुछ बड़े पद पे आसीन थी। तो वो अपने घर में अपने बच्चे को छोड़ के गई और कुछ घंटे के बाद उसने ये पाया कि यहीं नोएडा में लाल बत्ती पे उसके बच्चे को पट्टी वट्टी बांध के और उसके साथ इस तरह नाटक करके, उसका रंग वंग काला करके, जो घर में काम करने वाली महिला थी वो भीख मांग रही थी उसी के बच्चे के साथ। अब वो महिला अपने ही बच्चे को देखी तो ये तो बड़ी एक विषम समस्या थी। तो भीख मंगवाना और किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग एक संगठित
इकोनॉमिक अपराध है। और सबसे बड़ा जो समाज में एक पहलू इसका आना चाहिए या हम लोगों को जो देखना चाहिए वो है कि हम अक्सर इसको किसी भी ऐसी विषम समस्या को देख के कहते हैं नॉट मी, नॉट हेयर, नॉट नाउ, नॉट पॉसिबल। मतलब ये मेरे साथ नहीं हो सकता, मतलब ये अभी दिल्ली में नहीं हो सकता, ये तो कहीं आसाम में, कहीं बिहार में, कहीं झारखंड में हो रहा है, मतलब ये आज के वक्त नहीं हो सकता, ये तो पुराने ज़माने में बंधुआ मजदूरी होती थी, आज थोड़ी किसी को ज़बरदस्ती बंधक बना के रखा गया है, और ये हो ही नहीं सकता। तो हम उस शतुरमुर्ग की तरह जो अपना मुंह छिपा लेता है रेत में, हम उसकी तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ये एस्केपिस्ट बिहेवियर नहीं चलेगा। ट्रैफिकिंग दुनिया का सबसे बड़ा संगठित अपराध है और 150 बिलियन डॉलर से बड़ी इंडस्ट्री है। और एक प्लेसमेंट एजेंसी, या मैं उसका एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो हमारे बीच में है, एक प्लेसमेंट एजेंसी मान लीजिए अगर 100 बच्चियों का 5,000 रुपये ले रही है तो उसका 5,000 रुपये के हिसाब से 100 बच्चियों का 5 लाख रुपए महीने की आमदनी है। और वो उन बच्चियों का शोषण करके, उनका रेप करके, उसके वीडियो बना के, उनको ब्लैकमेल करके वो ये तमाम पैसे को अपने पास रख रहे हैं और बच्ची को कहते हैं कि तू वापस जब घर जाएगी तो ये 10,000 रुपये पकड़ और 2 बच्चियों को और लेके आना, नहीं तो हम तेरा वीडियो वायरल कर देंगे। और ये मैंने बहुत ही कम संख्या की बात की है। दिल्ली जैसे शहर में मिनिमम वेज है 17,000 रुपये। अगर एक बच्ची के लिए 17,000 रुपये आ रहा है तो यही संख्या 17 लाख हो जाती है। प्लेसमेंट एजेंसी कहाँ है? शकूरपुर में, कहीं किसी झुग्गी बस्ती में, एक कमरे के फ्लैट में जो किराए पे लिया गया है। लेकिन इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निकलने वाला जो पैसा है, इसमें एक ट्रैफिकर जो बड़ा प्लेसमेंट एजेंसी का भारत में कन्विक्ट हुआ है, पन्ना लाल महतो, ईडी ने जब उसकी जांच की तो पाया 100 करोड़ से ज़्यादा की उसकी संपत्ति थी। और चला क्या रहा था? प्लेसमेंट एजेंसी जो घरेलू बाल मजदूरी कराने वाले लोग हैं। तो ये सबसे पहले इस मानसिकता से निकलना है, ये मानना पड़ेगा कि ये हमारी समस्या है। और भारत का तो ये एक सबसे बड़ा, मैं कहूँगा अच्छी बात यह है कि भारत दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जहाँ ट्रैफिकिंग को संविधान में फंडामेंटल राइट की तरह, मौलिक अधिकार की तरह प्रोहिबिट किया गया। भारत में केवल अनटचेबिलिटी और ट्रैफिकिंग ऐसे 2 मौलिक अधिकार हैं जो संविधान में प्रोहिबिटेड हैं, और कहा कि अगर ये आपको नहीं मिला तो सजा मिलेगी। लेकिन उसका हम अनुपालन कराने में इसलिए कामयाब अभी तक नहीं हुए क्योंकि ये मान के अधिकतर लोग चल रहे हैं कि ये हमारी समस्या ही नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोहन जी, क्योंकि हमारे पास पॉक्सो या फिर हमारे पास बंधुआ मजदूरी के खिलाफ विशेष कानून है, उसके बावजूद हम इस क्षेत्र की समस्याएं ले लें, ट्रैफिकिंग की, तो क्या हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की, बहुत सख्त कानून की ज़रूरत है अब ट्रैफिकिंग के खिलाफ? भारत में एक बहुत सख्त कानून है लेकिन पर्याप्त नहीं है। जस्टिस वर्मा कमेटी ने जब ये 2013 में जो दिल्ली में ये विभत्स रेप हुआ था, निर्भया कांड जिसे कहते हैं, तो इसके बाद जो कमेटी बनी थी जस्टिस वर्मा की, उन्होंने जब कानून में संशोधन की बात की तो मैं भी उन लोगों में से एक था जिन्होंने वर्मा कमेटी को असिस्ट किया। और हमने ये प्रस्तावित किया कि ये ट्रैफिकिंग पे सख्त कानून बनाया जाए। उस वक्त के हिसाब से एक बड़ा सख्त कानून बना और उस सख्त कानून में ये आया कि उम्र कैद तक के प्रावधान पहली बार आए ट्रैफिकिंग को लेके। लेकिन ये हमारी एक दुर्भाग्य है कि पिछले 2022 तक ट्रैफिकिंग पे पूरे देश में एक संयुक्त रूप से कोई बड़ा जो मुकदमे कायम करने की प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ी। केवल 1200 मुकदमे बच्चों की ट्रैफिकिंग के दर्ज हुए। अब अगर हम कानून अच्छे से अच्छा बना लें और उसका अनुपालन ना करें तो वो एक कागज पे लिखे हुए चंद शब्दों के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, जैसे अभी आपने मसलन एक चीज़ जो आपने शुरू के साथ कही कि जिन्हें एग्जीक्यूट कराना है वो मामला ही नहीं दर्ज करे, जैसे आपने 12 साल की बच्ची का एग्जाम्पल दिया। बिल्कुल, अगर मामला ही नहीं दर्ज किया जाएगा, अगर उसका जो एग्जीक्यूशन जिन्हें कराना है वही उसे लेकर के ना गंभीर है ना ईमानदार हैं, तो अब क्या कर लेंगे? और समाज को चाहिए कि सबसे पहले इस मानसिकता से बाहर आए कि यदि अपराध की दर बढ़ रही है या रजिस्ट्रेशन की दर बढ़ रही है तो अपराध बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, अपराध तो है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि भारत में बच्चे मिसिंग होते थे, गायब होते थे। अब गायब क्या होते थे? धरती थोड़ी खा जाती थी, आसमान थोड़ी निकल जाता था। सबके सब शोषण का शिकार थे, सबके सब ट्रैफिकिंग का शिकार थे। तो 2002-03 में NHRC ने, मानवाधिकार आयोग ने कहा कि लगभग 45,000 बच्चे गायब हैं।
केस कितने रजिस्टर हुए? 2700। 45,000 बच्चे गायब हैं, केस रजिस्टर हुए हैं 2700। कौन ढूंढ रहा है बाकी बच्चों को? कोई नहीं। निठारी का 2007 का जो एक विभत्स कांड देश के सामने आया, उसके बाद हमने इस पे एक देशव्यापी रिसर्च की शुरुआत की। क्या पाया? 2010 में, 3 साल लगे हमें रिसर्च करने में, 2010 में कितने बच्चे गायब हो रहे थे? 1 लाख। केस कितने रजिस्टर हो रहे थे? 8,800। यानी हर 10 बच्चा जो गायब होता था उनमें से 10% मामले भी नहीं 10% मामले भी दर्ज नहीं हो रहे थे। तो हम सुप्रीम कोर्ट गए इस आंकड़े को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश से आंकड़े मांगे। 2013 में कितने बच्चे गायब हुए? 1,60,000। केस कितने दर्ज हुए? 25,000। तो ये लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे, बच्चे लगातार गायब हो रहे थे और सबके सब ट्रैफिकिंग, शोषण का शिकार हो रहे थे। 2013 में एक तो ट्रैफिकिंग का कानून आया, दूसरा ये भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर गायब हुए बच्चे का केस रजिस्टर करना ही पड़ेगा और आप ये मान के चलेंगे कि या ये किडनैपिंग या ट्रैफिकिंग का शिकार है और इन्वेस्टिगेशन से पुलिस प्रूव करे कि नहीं था। शुरू में तो कुछ नहीं बदला, लेकिन लगातार डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट बुलाते रहे कचहरी और लगातार जब उन पे दबाव बना तो 2015 आते आते 1-1.5 साल में ये धक्का लगा कि भाई हर केस को रजिस्टर करो। 2016 में कितने बच्चे गायब हुए? 58,000। केस कितने रजिस्टर हुए? 50,000। आप देखिए 2003 में 45,000, 2010 में 1 लाख, 2013 में 1,60,000, अब कितने हो रहे हैं? 58,000। यानी हमने किडनैपिंग के केस तो बढ़ा के 2700 से कर दिए 50,000, पर किडनैपिंग नहीं बढ़ी, अपराध तो कम हुआ। और इसके लिए ये समाज में मानसिकता को बढ़ावा देना जरूरी है कि ट्रैफिकिंग जैसे संगठित आर्थिक अपराध को तभी रोका जा सकता है जब हम प्रोसिक्यूशन को बढ़ाएं और हम पैसे को फॉलो करें। जिस आदमी को हम प्रोसिक्यूट कर रहे हैं वो तो बच्चे का शोषण करने वाला एक छोटा सा आदमी है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? जो आदमी बच्चे से लाल बत्ती पे भीख मंगवा रहा है, वो ट्रेल कहाँ जाती है पैसे की? फॉलो द मनी and look beneath the surface, and that is the only way to combat organized crime. Trafficking is the biggest economic organized crime in the world today. अब ये जो साइबर ट्रैफिकिंग है, जो ये शादी के नाम पे ट्रैफिकिंग है, जो ये स्पा की ट्रैफिकिंग है, जो ये मसाज पार्लर या प्लेसमेंट एजेंसी की ट्रैफिकिंग है, इनको और सख्त कानून की ज़रूरत है। रिहैबिलिटेशन के लिए कानून की ज़रूरत है। आपने बंधुआ मजदूरी की थोड़ी देर पहले बात की थी, ये एक हम लोग चूक गए अभी जब ये बजट आ रहा था। तो भारत में जो बंधुआ मजदूरी का बहुत ही अच्छा रिहैबिलिटेशन का स्कीम है जो कहता है 3 लाख रुपए मिलेंगे एक बंधुआ मजदूर को पुनर्वास के लिए। अब वो उस स्कीम में हमने बजटरी एलोकेशन घटा के 21 करोड़ से 6 करोड़ कर दिया। 6 करोड़ यानी कितने बंधुआ मजदूर रिहैबिलिटेट होंगे? 200। कितने छूटे थे पिछले 3-4 साल में? 3,500। तो जब हम बजटरी एलोकेशन ही नहीं करेंगे तो फिर हम जो है रिहैबिलिटेशन कैसे कर पाएंगे? तो ये भी एक समझने की बात है कि कोई भी समस्या का समाधान एक आइसोलेशन में नहीं होगा, उस पूरे इकोसिस्टम को अटैक करना पड़ेगा। ये आपने बड़ा सही कहा भुवन जी, क्योंकि अभी मैं जब रिसर्च कर रही थी इसे लेकर के तो ये सामने आया कि जो इंटरनेट प्रोलिफरेशन है बच्चों के अंदर, ये जो डार्क स्पेस में सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा शिकार बच्चे हो रहे हैं अलग अलग तरीकों से। एक वो भी सेक्शन है जो गेमिंग और इन सब के ज़रिए है, तो एक दूसरा बाकी तमाम मीन्स से, यानी कि जो इंटरनेट है इससे जुड़े अपराध और बच्चों के प्रति जो बढ़ते अपराध हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये अब ये प्रेडेटर पहले गांव में जाते थे, पहले ये जो है एक ज्योग्राफी इनकी लिमिटेड थी, अब इनके लिए सब कुछ अवेलेबल हो गया है। एक आदमी 200-200 लड़कियों से बात करके उनको प्रिटेंड कर रहे हैं 35 साल के लोग कि हम जो है 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, 18 साल के हैं। बच्चियों का सेक्सटॉर्शन हो रहा है, बच्चियों का ब्लैकमेल हो रहा है, बच्चियों को इस तरह से अब्यूज़ किया जा रहा है और उसका फ़ायदा उठा के शादी का झांसा देके बच्चियों को बहला फुसला के किडनैप करके बेचा जा रहा है। तो ये तो अब इसका नया स्वरूप है। मैं एक बहुत पुराने केस का जिक्र करूंगा। एक बच्ची का छोटा सा एक किसी मीडिया के हमारे साथी ने ही हमको फ़ोन किया कि एक भाई है जो अपनी बहन को ढूंढ रहा है, आसाम से आया है
और उसके पास केवल एक फ़ोन नंबर है जहाँ से बहन ने कभी फ़ोन किया था, और फ़ोन वो बंद आ रहा है। हम गए, पुलिस में कंप्लेंट की, देखा फ़ोन पिछली बार कहाँ एक्टिव था, तो पता चला कि दिल्ली के पास फरीदाबाद के आगे गांव में एक्टिव था। वहाँ पे हमने जो है कुछ आदमी भेज के डिकॉय करके एक तरह से देखा कि यहाँ पे कोई इस तरह की बच्ची आई है कि नहीं आई। तो 2-1 दिन के बाद पता चला कि एक बच्ची आई थी। अब इस बच्ची की ये थी बात कि उसकी पहचान का एक चिन्ह था कि लंगड़ा के चलती थी, तो ये निकल आई बातचीत। जब हमने वहाँ पुलिस के साथ, भाई के साथ मिलके रेड की, पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि हमने इस बच्ची को 70,000 रुपए देकर खरीदा है और इसका काम है यहाँ पे बच्चे पैदा करना। हमने जेन्युइनली खरीदा है, हमने बच्चों को कमोडिटी बना दिया, हमने उनको जो है जानवर से बदतर हालत में पहुंचा दिया, और ये समाज खड़ा होके कह रहा है कि हम ने इसको 70,000 में खरीदा है, हमारा अधिकार है। तो ये केवल पुलिस की समस्या नहीं है, ये हम सबकी समस्या है। ये केवल उस भाई की बहन नहीं है, ये हम सबकी बहन है। उस बच्ची को छुड़ाया गया, वहाँ हाथापाई हुई, सब तरह की चीज़ हुई, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, और बच्ची को छुड़ा के जब हम आगे इसको कन्विक्शन तक लेके जाने की कोशिश करने लगे, तो 3 साल 4 साल के बाद ये पाया कि उसके भाई को, सगे भाई को डरा के धमका के उसके बयान कोर्ट में बदलवा दिए गए कि मेरी बहन गायब ही नहीं थी। तो जितना हम डीले करते हैं उतने हम न्याय से दूर जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पहली तो हम कानून का अनुपालन नहीं कर रहे और फिर हम न्याय से दूर जा रहे हैं। मुझे लगता है एक बड़ी वजह ये भी है भुवन जी, क्योंकि इसके जो ज्यादातर पीड़ित हैं इन मामलों में, वो गरीब परिवारों के होते हैं, ज्यादातर पीड़ित हैं। बिल्कुल। और ऐसे में जितना वक्त बीतेगा, उन्हें डराना, धमकाना, दबाना या फिर मैनिपुलेट करना, खरीदना भी सब आसान हो जाता है। और मैंने जो सबसे खराब केसों में से एक देखा है, बल्कि मैं 2 केसों का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। एक तो बच्ची हमने छुड़ाई थी एक एमसीडी के बहुत सीनियर इंजीनियर के घर से, जो कि उसकी पीठ पे 100 से ज़्यादा घाव थे, ऐसा लग रहा था ये मर जाएगी। और इस बच्ची का और ऐसी चंद बच्चियों का केस लेके जब हम दिल्ली हाई कोर्ट गए, तो 2010 में इसी केस में, इन्हीं केसों में बल्कि, दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रैफिकिंग को परिभाषित किया। यही परिभाषा बाद में एक सुप्रीम कोर्ट ने बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका में इसको एस्टैब्लिश किया और भारत ने ट्रैफिकिंग का लॉ बनाया। लेकिन ये एक सीनियर सरकारी अधिकारी के घर से छूटी थी। एक बच्चा लड़का हमने देखा कि उसको बहला फुसला के, उसका सेक्सुअल अब्यूज करके उससे प्रोस्टिट्यूशन कराया जा रहा था, जो दिल्ली के सबसे संभ्रांत, सबसे महंगे पब्लिक स्कूलों में से एक था लड़का, उसमें पढ़ता था, और उसके जो है माता पिता सरकारी अधिकारी थे सीनियर। तो ऐसे बच्चे जो कि इसका शिकार हो रहे हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ट्रैफिकिंग न केवल एक अपराध है, बल्कि एक इस तरह का राक्षस है जो हम सबके घरों में आ गया है। और अब ये आर्थिक और जो सामाजिक हमारे फर्क रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके की डिमार्केशन है, अभी उससे भी परे जा रहा है। बच्चे तो बच्चे हैं, वनरेबिलिटी हर एक की है। जितना इंटरनेट पे बच्चे रात को बंद करके कमरों में गेमिंग में लगे हुए हैं, उन्हें नहीं पता दूसरी तरफ कौन है। Exactly. दूसरी तरफ का आदमी भी बच्चा बन के बात कर रहा है। तो हमारे बच्चों की वनरेबिलिटी पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि इंटरनेट प्रोलिफरेशन एकदम हर घर में, हर मोबाइल पे आ गया है। पहले ट्रैफिकर की पहुंच केवल गांव देहात या ऐसी जगहों पे थी जहां वो मिलके बात करता, अब वो इंटरनेट के माध्यम से हर घर में पहुंचा है। तो इसलिए ये जरूरी है कि टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए ट्रैफिकिंग को खत्म करने के लिए। आज ही हमने एक बड़े इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भुवन जी, बिकॉज वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि ड्यूरिंग माय रिसर्च आई फाउंड कि इतने ज्यादा नए तरीके ट्रैफिकिंग के, फंसाने के लोगों को, और खासतौर से कम उम्र के बच्चों को फंसाने के तरीके इजाद किए गए हैं। यानी कि आपके जो अपराधी हैं वो अपने आप को इतना आगे ले जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में कि आप जब तक वहां पर पहुंचेंगे तो आपको लगेगा अरे इतना नुकसान तो हो ही गया। अगेन यू हैव टू यू नो एक्चुअली वो एक लीप हो जाता है। बिल्कुल। और हम ये बात कानून की कर रहे थे, हमें कानून बना के उसका डिस्कशन करने में 5 साल लगेंगे, ट्रैफिकिंग कहीं से कहीं चली जाएगी। एग्जैक्टली। तो अगर इस तरह के बदलते स्वरूपों के अपराध को आपको टारगेट करना है, तो समाज को भी उसी तरह से अपने पॉलिसीज को, लॉस को
निम्बल तरीके से जल्दी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। और आप बता रहे थे कि आपने ये इनिशिएटिव जो ये स्टार्ट किया है, आज हमने जो टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव शुरू किया, हमने कहा कि भारत का जो डेटाबेस है ट्रैफिकर्स का, एक तो इसे कंसोलिडेट करके पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पे लाया जाए, क्योंकि ये सर्वाइवर्स के द्वारा कलेक्ट की गई इंटेलिजेंस है। और इस डेटाबेस को, जिसमें 25,000 से ज़्यादा ट्रैफिकर्स हैं, अगर आरपीएफ, अगर रेलवे, अगर बस, अगर एयरप्लेन, अगर पुलिस हर जगह आइडेंटिफाई कर ले, तो जब भी कोई टिकट बुक कराएगा किसी बच्चे के साथ जाने के लिए ट्रैफिकर, तो वो ट्रैफिकर आइडेंटिफाई होकर आरपीएफ से पकड़ पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट।